क्लास एक बहुत जरूरी चीज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान सुनो। देखिए एक ना चीज है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में थोड़ी देर हम लोग जो हमारे कुछ रिमेनिंग छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसकी ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ 30-35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है 38 है, हाँ तो उतने के अराउंड क्वेश्चन होंगे, इजी है सारे, बन जाएंगे इजीली। आ जाओ। तो भैया ये ई नोट क्या होता है? आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ा होगा। ई नोट किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है, यही होता है। अच्छा ई नोट पॉजिटिव या नेगेटिव से क्या होता है खुद सोच के देखो। जैसे मान लो किसी का ई नोट पॉजिटिव है, प्रियांशु किसी का ई नोट जो है ना वो पॉजिटिव है, किसी का ई नोट पॉजिटिव है, ऐसे याद करा करो, बहुत इजी रहेगा। ई नोट पॉजिटिव है, मान लो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो प्लस का है तो बोलो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। अब सोचो कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो खुद गेन कर रहा है, सामने वाली स्पीशीज से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा रहा है, मतलब उसका क्या कर रहा है? बोलो ऑक्सीडेशन। क्या कर रहा है? अरे लोन मतलब ऑक्सीडेशन होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन माने ऑक्सीडेशन। तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है? समझते हो मेरी बात? अगर किसी का ई नॉट नेगेटिव है, किसी का ई नॉट, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो नेगेटिव हो गया। इजी याद करने का तरीका ये, वो इसका मतलब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देता होगा तो सामने वाले को गेन करवा रहा है, मतलब उसका रिडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? तो ये कैसा एजेंट हुआ बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट आप लोगों से ये है जो आपको समझना है कि अगर दो चीजों में कंपैरिजन में ही बोला गया कि एक ऑक्सीडाइजिंग एक रिड्यूसिंग है, तो आप लोग आंसर कैसे करेंगे? तो आप लोग सिंपल सी बात है, जिसका ई नोट ज्यादा पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीडाइजिंग ज्यादा होगा, ये कम ऑक्सीडाइजिंग है। अगर बात रिड्यूसिंग की टर्म्स में करेगा तो ये ज्यादा रिड्यूसिंग है और वो कम रिड्यूसिंग है। नहीं है मेरी बात समझ में? और इसको रटने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लॉजिकली सोच रही जिसका प्लस ज्यादा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो अपना रिडक्शन करेगा, दूसरे का बोलो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब जो मैं बात सिखाने जा रहा हूँ बहुत जबरदस्त ट्रिक है जिसमें ये आपको अलग अलग तरह की चीजें पूछेगा ना, तो आपको आंसर एक ही तरीके से करना है। समझने की कोशिश करना क्या बोलना चाह रहा हूँ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कोई भी चीज कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी या कितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगी, मतलब कैसे बिहेव करेगी, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, की वैल्यू डिसाइड कैसे हुई है। जैसे कॉपर की वैल्यू बोली गई +0.34, ये डिसाइड कैसे हुई है? प्लैटिनियम के साथ सिल्वर की +0.80, वो डिसाइड कैसे नहीं? हाइड्रोजन वाला जो इलेक्ट्रोड है वो है, लेकिन उसके अलावा मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो कैसे डिसाइड हुआ, ये मैं समझाता हूँ। मतलब ई नोट वैल्यू तुम्हें क्या अंदाजा दे रही है, पहले तुम मुझे बताओ। ई नोट की वैल्यू तुम्हें अंदाजा दे रही है कौन कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है या बोलो क्या कर सकता है? गेन कर सकता है ना। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या सीन है कि मेटल अपनी पहले कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होगा? जैसे मान लो भाई इधर मेरे पास कोई भी मेटल है, लाइक मान लो सिल्वर है, तो सिल्वर के एटम्स होंगे सॉलिड फॉर्म में। अच्छा जब तक ये सॉलिड फॉर्म में है, जब तक ये सॉलिड फॉर्म में है, क्या ये किससे रिएक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो पहले स्टेप पे तो क्या करना पड़ता है? हमें मेटल सॉलिड को ना सबलाइन करना होता है। इसके सारे मेटल, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब होती है कि जो सिल्वर का मेरे पास क्रिस्टल है, जो उसके पास मेरे पास जो मतलब सिल्वर जैसे भी सॉलिड फॉर्म में, पहले उसके सारे सिल्वर के एटम्स बोलो क्या करने? बोलो अलग अलग करने। क्या करने बोलो? अरे तभी तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। ऐसे मैं बोलूं तुम लोगों को कि मेरे पास कोई मेटल है इसके अंदर, तो ये मेटल किससे रिएक्ट करे? पहले इसके एटम्स को मैं बोलो क्या करना पड़ेगा? इसके क्रिस्टल से बाहर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम होता है कि हम एटम्स को अपनी सॉलिड फॉर्म से उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन करके, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ए से आप लोग इसको लिख सकते हो। पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव क्यों होती है भाई? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में मुझे तुम बताओ जरा, देखो ये ध्यान से समझो, मजाक नहीं बिल्कुल भी। मेटल अपनी सॉलिड स्टेट से टूट के ये मेटल गैस, अभी कहते हैं कि क्या मतलब है, देखो ध्यान सुनो। ये सॉलिड फॉर्म में ऐसे हैं और जब गैस स्पेस में आएंगे तो क्या हो जाएंगे? सारे अलग अलग हो जाएंगे। सारे क्या हो जाएंगे? तो सबसे पहला काम किसी भी मेटल को क्या करना होता है? उसकी सॉलिड फॉर्म से उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से अलग अलग करना होता है। सारे एटम्स को अलग अलग करना होता है ताकि वो रिएक्शन दे सके। तो जब आप लिखते हैं ना सॉलिड से गैस, ये गैस इसलिए बोलते हैं जब हीट करते हैं तो वो सारे पार्टिकल्स गैस स्पेस में आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहला स्टेप होता है कि किसी भी मेटल को एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से उसके सारे एटम्स को अलग कर देना। इस काम में कुछ एंथैल्पी लगेगी, हीट लगेगी पक्का, तो उसको मैंने पॉजिटिव लिखा। क्या लिखा? बोलो पॉजिटिव। अब सुनो अगला स्टेप क्या होता है। यही मेटल अब क्या करेगा?
इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, बिकॉज ये सारे के सारे मतलब एक तरीके से मेटल्स है तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इनमें से लॉस करवाए तो मुझे बताना जरा कैसी स्टेट आएगी, या तो M+ आएगी या M2+ आएगी या M3+ आएगी। मान लो M+ स्टेट है, M+ स्टेट है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करा। ध्यान देना, अगर इसने इलेक्ट्रॉन बच्चों लॉस किया तो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकलवाने में जो एनर्जी लगती है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस काम में भी एनर्जी लगेगी। इसको बोलो क्या बोलते हो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्या सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या बोलते हैं इसको, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अरे भूल के क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी कुछ होता है, नहीं आ रहा यार पंसिका, व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी? अरे यार तुम केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, फिर से इसको मत ले ले, ऐसे मत करो। आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं पता तुम लोगों को। The minimum amount of energy required to remove the loosely bound electron, ना सबसे जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्लास के दौरान नहीं बता रही चीज, ये जो मैं बोर्ड में बता रहा हूँ नहीं है, ये मैं एक बार बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। बस ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, अगर उसने कुछ घुमा के बहुत उलझा के क्वेश्चन पूछा तो ये कॉन्सेप्ट बना सकते हो एग्जाम में। तो सुनो भाई, व्हाट डू यू मीन बाय द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैंने आपको बता दिया, सॉलिड से गैस आना। What do you mean by the ionization enthalpy? किसी भी एटम से उसका इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है वो क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा ये भी पॉजिटिव होगी, ढंग से सुनना, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि भैया हीट लगती है इस काम में। अब जितनी भी रिएक्शंस होती है कौन से मीडियम में होती है, गैसेस पे, एक्वस मीडियम में। तो आपका जो ये मेटल जो भी आपका बना है आयनिक फेज में, ये तब तक स्टेबलाइज नहीं है जब तक ये एक्वस मीडियम में क्या ना हो जाए, घुल ना जाए। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हो गया लास्ट स्टेप, हो गया लास्ट स्टेप। मतलब कि किसी भी मेटल को सामने वाले को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस जो भी करना है व्हाटएवर, उसको एक्वस मीडियम में करना पड़ेगा। तो उसको एक्वस मीडियम में बोलो क्या होना पड़ेगा, स्टेबलाइज होना पड़ेगा। तो लास्ट स्टेप होता है कि जो भी हमारा मेटल है वो एक्वस मीडियम में घुल जाए और उसके साथ क्या कर ले, बॉन्ड बना ले। अच्छा पानी के साथ जब भी कोई बॉन्ड बनाएगा तो उस वक्त पर कुछ एनर्जी निकलेगी, बॉन्ड बनकर क्या होती है बोलो, एनर्जी निकलती है। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको, तो जो एनर्जी निकलेगी उसका नाम बोलो क्या है यहाँ पर बच्चों, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और इस बार एनर्जी निकलेगी और बोलो कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव। मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करो। अब ये फाइनली जाके मैं बोल सकता हूँ कि किसी चीज को प्रॉपरली ऑक्सीडाइज या रिड्यूस जो भी कर पाया, मतलब कि अपना रिएक्शन दिखा पाया। कोई भी मेटल अपना लॉस या गेन कैसे दिखा पाता है, आपको पहले उसको क्या करना होता है, उसकी सॉलिड स्टेट से किस फेस में लाना होता है, गैसेस फेस में। मतलब कि उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देना पड़ता है। मान लो मैंने इसको 300 जूल की हीट दी, ध्यान देना भाई हर्ष, मैंने 300 जूल की हीट दी और ये मेटल्स अपनी सॉलिड फेस से गैसेस फेस में यानी अलग अलग हो गए। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 300 जूल है, कितना बोलो, 300 जूल। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन निकलवाने में मेरे 200 जूल और खर्च हो गए, उसको बोलूंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलूंगा, तो 300 तो वहां लगे इनके एटम्स को अलग करने में, 200 यहां लगे, नाजिया जाए 200 यहां लगे, किसमें बोलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी में। अब लास्ट स्टेप होता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए तो उसको एक्वस मीडियम में स्टेबलाइज होना है। तो स्टेबलाइज होने तो एक्वस मीडियम से बोलो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, मतलब पानी से बॉन्ड बनाएगा। और जब भी बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, हीट निकलती है। हीट, अब हीट निकलेगी तो जो हीट निकलती है उसको बोलो क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, और वो नेगेटिव होगी, वो क्या होगी बोलो। अब सारा खेल इस बात पे है कि अगर वो ज्यादा नेगेटिव हुई, इन दोनों के 500 से मिला के ज्यादा नेगेटिव हुई, मतलब 500 मिला के और नेगेटिव हुई वो 600, तो हमारा जो नेट रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा बोलो, समझे नहीं समझे मेरी बात को। और अगर वो हुई कम नेगेटिव, अगर वो हुई माइनस का 400, तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा बोलो, पॉजिटिव आएगा। हर यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो नेट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पहले ये क्या है जरा बताओ, ये क्या है पहले वाली चीज, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जो एटमाइजेशन में एंथैल्पी लग गई। दूसरी वाली क्या बोलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में लग गई। और तीसरी चीज बोलो क्या है, जब वो पानी में स्टेबलाइज होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर उन दोनों का सम इससे ज्यादा है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, उन दोनों का सम इससे कम है तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी आधार पर आप लोगों की ई नोट की वैल्यूज डिसाइड है, किसी की पॉजिटिव और किसी की नेगेटिव। अब सोचो कि उसने बोला कि वाई कॉपर हैज अ वैल्यू ऑफ ई नोट 0.34 प्लस 0.34। क्यों कॉपर की नेट शेल वैल्यू जो ई नोट की आती है वो प्लस की आती है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सोचो। सिंपल जवाब दोगे भैया, अगर नेट रिजल्ट पॉजिटिव है ना तो आप लोग ये बोलोगे द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द कॉपर इज लेसर देन द सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड नहीं आया, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अच्छा ठीक बोला है, इसको लेस उसको ज्यादा। हाँ बोलो,
ये जूल में और वो वोल्ट। देखो वो ऐसे मैच नहीं करेगा। देखो जूल वाले को आपने वो चेंज करना तो आपको पता है, इतना फिजिक्स में हमने पढ़ लिया कि एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ सकते हैं, मतलब जूल से हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा सकते हैं, तो वो वाला सीन है, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करा गया होगा उस वैल्यूज के अंदर, आपको बस ये सोचना है। लेकिन ये वैल्यू डायरेक्टली ना, उसकी वैल्यू को ये लोग डिसाइड करते हैं। कौन कौन? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड वन इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या पता क्वेश्चन बन रहा हो किसी की भी ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। पहले किसी भी सॉलिड को उसके एटम्स को अलग करना पड़ेगा, जिसमें जो हीट लगेगी वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सेकंड, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे। सब मेटल से भैया लॉस करेंगे, सब प्लस स्टेट में होते हैं। किसी मेटल के ऊपर मैंने माइनस स्टेट में दिखाया आप लोगों को पढ़ाते हुए। तो सब क्या करेंगे? बोलो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उस वक्त जो एंथैल्पी लगता है उसको बोलो क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इसके बाद वो एक्वस मीडियम में स्टेबलाइज होता है, पानी के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। याद करो, नहीं आ रही मेरी बात समझ। तो वो दो पॉजिटिव और ये वाला बोलो क्या नेगेटिव है। अब मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा किसी का ई नोट इतना नेगेटिव क्यों है, किसी का ई नोट इतना नेगेटिव क्यों है, तो आप लोग क्या बोलोगे? उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब तुम बना लेना, किसी का भी ई नोट पॉजिटिव बोले तो क्या करना है, किसी का भी ई नोट नेगेटिव बोले तो क्या करना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें किसी के लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस हम एक स्टैंडर्ड तरीका याद कर चुके हैं। और जैसे मुझे किसी के ई नोट के बारे में बात करेगा मैं इस तरीके से जवाब दूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये बिल्कुल सही जाने वाला है अगर आपने इस तरीके से जवाब दिया तो। समझ आ गया? मुश्किल लगा किसी को प्रोसेस जो है, ठीक है। अब बात करते हैं अभी एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, ये समझ में आ गया ना बच्चों को? एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम। बताओ, कॉपर प्लस एक्वस, बच्चों कॉपर 2 प्लस एक्वस। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको अब ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इसको समझने का ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कॉपर प्लस एक्वस ज्यादा स्टेबल है, कॉपर 2 प्लस एक्वस ज्यादा स्टेबल है। तो मैंने कहा देखो कॉपर तो जो होता है वो 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं इसका स्टेट आता है वो कुछ ऐसा आता है 4s13d10। और अगर मैं बात करूं अगर कॉपर ऐसा है तो बच्चों कॉपर प्लस कैसा बनेगा? सब बच्चे बताओ। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है जनरल एग्जाम के अंदर 3d10। और जो कॉपर 2 प्लस है बच्चों 3d9। अब जनरली क्या लगता है नाज़िर, क्या लगता है? यही वाला स्टेबल होना चाहिए क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या फुलफिल्ड, और ये वाला पार्शियल बिल्ड है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। देखिए अगर एक्वस मीडियम की बात नहीं हो रही ना, तो एक्वस मीडियम की बात नहीं हो रही तो यही एक्चुअली में ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। अगर एक्वस मीडियम नहीं बोल रहे तो यही स्टेबल होता है। +1 स्टेट कॉपर की स्टेबल होती है हाईली, बिकॉज़ वो 3d10 बनाता है। बट यहां पर वो मेंशन जरूर करेगा कि एक्वस मीडियम है। कौन सा मीडियम है बोलो? अगर एक्वस मीडियम है। अब देखो कोई भी चीज पानी में तब तक स्टेबल नहीं जब तक वो पानी से बढ़िया बॉन्ड ना बना। पहले मैं इसको ऊपर से समझाता हूं क्या चलो। पानी के साथ उसको बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में मुझे बताओ साइज वाइज कौन सा ज्यादा छोटा है, कॉपर प्लस या कॉपर 2 प्लस? देखिए जो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता जाएगा ना उसका साइज उतना कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा न्यूक्लियस से उतनी पकड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम, तो उसको ऐसे जकड़ देगा। तो कहीं ना कहीं कॉपर प्लस ऐसा होता होगा तो कॉपर 2 प्लस ऐसा होता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बात को समझना। साइज उसका कहीं ना कहीं बोलो क्या होता होगा? छोटा होता होगा। एक इधर, अब क्योंकि कॉपर 2 प्लस साइज में छोटा होता है तो वो पानी में ज्यादा बढ़िया क्या होता होगा? घुलता होगा, स्टेबलाइज होता होगा। समझो मेरी बात, नहीं है मेरी बात समझ में? तो वो कहते हैं, ध्यान सुना, कि कॉपर प्लस इस मतलब बोल सकते हैं लार्जर इन साइज एंड हेंस वेरी, मतलब इसकी बोल सकते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा नहीं है। बट कॉपर 2 प्लस स्मॉलर साइज होने के कारण पानी के अंदर बहुत बढ़िया क्या होता है? स्टेबलाइज होता है और अच्छी खासी नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी दिखाता है। देखिए ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब ये है कि उसने ज्यादा एनर्जी को रिलीज किया बॉन्ड बनाते वक्त, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, मतलब ज्यादा, समझे नहीं यार? किसी ने अगर 200 जूल रिलीज करा बॉन्ड करते बॉन्ड बनाते वक्त, किसी ने 300 जूल रिलीज किया, जिसने 300 रिलीज किया है उसने ज्यादा स्टेबलाइज कर लिया अपने आप को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मेरी बात को सुनना, थोड़ा सा 2-3 बार सुनोगे नहीं ये चीज तभी समझ में आती है, अदरवाइज दिक्कत करेगी। अब कुछ बच्चे मुझे ये कहेंगे देखो लास्ट पर्पस क्या है कि जो जितना लो एनर्जी स्टेट पे होगा वो उतना ज्यादा बोलो क्या होगा? स्टेबल होगा। अनुराग, जो जितना लो एनर्जी एक्वायर करेगा वो उतना ही ज्यादा बोलो क्या होगा? स्टेबल होगा। अब पूरा मुद्दा सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत जरूरी चीज है। प्रियांशु, दोनों में ही पहले कॉपर अपनी सॉलिड से कौन सी स्टेट में आया होगा? कॉपर गैस, मतलब ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दोनों में सेम लगा होगा, बिकॉज ये भी कॉपर है वो भी कॉपर है, तब तक तो कोई चीज अलग है ही नहीं। सेकंड स्टेप पे लॉस करने की बारी है। तो मुझे बताओ इसने कितना लॉस करा? 1। इसने कितना लॉस करा? तो किस में ज्यादा एनर्जी लगी होगी? बहुत बढ़िया, अब सही से गिना। पहले स्टेप पे दोनों में सेम लगी,
पहले स्टेप पे दोनों में सेम क्यों? अरे दोनों को ही कॉपर सॉलिड से अपने क्रिस्टल से बाहर आके गैस स्पेस में आने, इसमें बाद में ज्यादा क्यों लग गया आयनाइजेशन थेरेपी में? सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें कितने निकल रहे हैं? 2। तो अभी तो सर ये चल रहा है कि ये हाई एनर्जी पे चल रहा है। ये कितनी एनर्जी पे चल रहा है बोलो? हाई। मान लेते पहले स्टेप पे दोनों को 300 लगा, ध्यान देना, दोनों को ही 300 लगा पहले स्टेप पे 300 क्योंकि उनको इससे आ रहा था। ध्यान दो भाई खुशी। अगले स्टेप पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसको लगी 200, इसको कितनी लगी बोलो? 200। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसको लगी 400 मान लेते हैं। तो अभी तो ये 500 पे चल रहा है और ये कितने पे चल रहा है? 700 पे। जो ज्यादा हाई एनर्जी पे होता है उतना अनस्टेबल होता है। क्या होता है बोलो? अनस्टेबल। तो अभी तक तो ये अनस्टेबल है, लेकिन द लास्ट स्टेप व्हिच इज अ बॉन्ड मतलब बोल सकते हैं हाइड्रेशन थेरेपी वाला स्टेप है, जहां पर वो बॉन्ड बनाएगा पानी के साथ। तो जब कॉपर प्लस पानी के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि साइज बड़ा होता है, छोटी चीजें पानी में जल्दी घुल जाती हैं और उसका साइज बोलो क्या होता है? छोटा होता है कंपैरेटिवली। ये जानते हैं यार, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे साइज तो छोटा हो जाएगा। लास्ट टाइम जब बॉन्ड बनाने की बारी आती है तो ज्यादा नेगेटिव हाइड्रोजन थेरेपी कौन दिखाता है? ये दिखाता है। कौन दिखाता है बोलो? ये। तो मान लो कि नेट शेल क्या होता है, मान लो कि इसके अंदर तो आ गया आप लोगों का माइनस का, मैं वैसे ही कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, इसका आ गया माइनस का 400 हाइड्रोजन थेरेपी, ठीक है, और इसका आ गया मान लो माइनस का 700, यहाँ को माइनस का आ गया 650, ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताना जरा कितना आएगा इसका? इसका आएगा 100 जूल प्लस में मान लो, तो इसका बोलो कितना आएगा? 50। तो ज्यादा लो एनर्जी फिर भी किसने एक्वायर करी? इसने एक्वायर करी। लो एनर्जी पे जो चला जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। क्या हो जाएगा? और ये वाला बोलो क्या रहेगा? कहां पर आके ऐसा बदलाव हुआ कि कॉपर 2+ से ज्यादा स्टेबल हो गया? इन द स्टेप ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन द स्टेप ऑफ द हाइड्रेशन एंथैल्पी। उस स्टेप पर आके ऐसा हुआ है कि कॉपर 2+ जो है कॉपर प्लस से ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। छोटा साइज होने के कारण वो इतनी नेगेटिव है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं मैं, जो आपका बुक में आंसर लिखा हुआ है। जब हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात आती है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी नेगेटिव है कि ये उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी कंपनसेट कर देती है। उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी, आपकी बुक ये लिखती है, आपकी बुक लिखती है कॉपर 2+ aqueous इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू कॉपर प्लस, सिंस its hydration enthalpy is so much negative that it can even compensate the second ionization enthalpy of copper, कि वो कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की भरपाई कर देती है। इस कारण से जो ये है ज्यादा लो एनर्जी पे होता है और ज्यादा स्टेबलाइज होता है। समझे नहीं मेरी बात? ये समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? भाई इन दोनों में एक ही स्टेप का फर्क है थोड़ा सा, अगर आप समझ पाए तो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसमें कितना निकाल रहे हैं? 1। तो ऑब्वियसली बात है इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये हाई एनर्जी पे चला गया तो बच्चों होता है अनस्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनस्टेबल। लेकिन इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी नेगेटिव है ना कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगी उसको भी क्या कर देती है बोलो? भरपाई कर देती है, इवन और कम कर देती है एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो वैसे तो यार देखो पेपर के अंदर तो आप लोगों को आंसर लिखना है जो बुक में दिया हुआ है, सीधे 2 लाइनों का आंसर है। वो मैंने आप लोगों को पीडीएफ में कल दिखा देता हूँ, मैं इसको बोल के। समझ आया वैसे तुम लोगों को? नहीं आया? पक्की बात है? दिखाना मैंने उसमें बुकलेट में आंसर रेडी करता हूँ मैं। क्या है मैं आंसर बोलूंगा, ढंग से सुनना प्लीज, सब सुनना। मैं आंसर बोलूंगा, आप लोग ध्यान से उसको सुन लेना भाई। सुनो क्या बोल रहा हूं। कह रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ aqueous rather than copper plus aqueous is due to much more negative hydration enthalpy of copper 2+ than copper plus, which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper. समझ नहीं आ रहा? पीडीएफ खोल। बच्चों देखो भाई, देखो एक क्लास प्लीज पढ़ना। एक बार क्या बोला पढ़ो। कह रहे द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर, ऐसे लिख देना बिल्कुल सेम लाइन। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर, लेकिन समझ में आ जाए तो और बेस्ट है भाई कार्तिक। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ rather than copper plus is due to much more negative hydration enthalpy of copper 2+। मेन स्टेप है कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी बहुत नेगेटिव है, बहुत बढ़िया बॉन्ड बनाता है, बहुत एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए लो एनर्जी पे चला जाता है। तो कोई बच्चा सोचे ना कि सर कॉपर 2+ बनाता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगी होगी सर, तो ये उस एक्स्ट्रा एनर्जी जो लगती है ना उसको भी भरपाई कर देता है, क्योंकि इतना नेगेटिव बनाता है।
अगर वहां 200 लगी तो 200 से ज्यादा एनर्जी यहाँ पर निकालेगा। नहीं आ रही मेरे पास समझ में? तो बोलता है पढ़ लो, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ एक्वस रादर देन द कॉपर प्लस एक्वस इज ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2+ देन कॉपर प्लस, व्हिच मोर देन कंपनसेट फॉर द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर, जो कि उसको भी कंपनसेट कर देगी जो कॉपर की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जिन बच्चों को ये 3 स्टेप समझ में आए थे ना, वो समझ पाते हैं कि एक्चुअली में कॉपर 2+ क्यों लो एनर्जी पे चलाया था एज कंपेयर टू बोलो क्या कॉपर प्लस। दोनों में पहले स्टेप में सेम एनर्जी लगेगी, सेकंड स्टेप में ज्यादा किसमें लगेगी? इसमें लगेगी, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो? 1। बट जो थर्ड स्टेप होगा ना, वो इसका इतना ज्यादा नेगेटिव है ना, इतना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी निकालता है, तो जो सेकंड में थोड़ी एक्स्ट्रा लगी है ना, वो भी कवर अप कर देता है। और नेट से लो एनर्जी पे चलाया था, और ये वाला बोलो किस पे रहता है? हाई एनर्जी पे। समझ नहीं आया? पक्की बात है? आप लोग इसका आंसर लिख पाएंगे? ठीक है भाई। और इसीलिए इन्होंने एक बात भी लिखी, क्या कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कॉपर प्लस की स्पीशीज है एक्वस मीडियम में, ध्यान देना, कॉपर प्लस की स्पीशीज है एक्वस मीडियम में, तो 2 कॉपर प्लस की स्पीशीज क्या करेंगी? एक कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर 2+ बनना चाहिए। क्या बनना चाहेगा? इंपॉर्टेंट है, कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनना चाहेगा? कॉपर 2+, सिंस कॉपर 2+ इज स्मॉलर इन साइज एंड मोर स्टेबल इन द एक्वस मीडियम। तो ये क्या चाहेगा? भाई कॉपर 2+ बन जाओ, तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे ही लॉस करके अपने आप को कॉपर 2+ बनाएगा, तो ये लॉस करेगा तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन, एक कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके बोलो क्या बनेगा? कॉपर। तो 2 कॉपर प्लस के आयंस क्या बन जाएंगे? एक कॉपर 2+ बन जाएगा, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके बोलो क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। समझ नहीं आ रहा सर? नहीं आ रहा ना? अबे नहीं आया क्या? ठीक है, चलो अब ये भी डन हो गया। आ जाओ, बस मुश्किल से 5-10 मिनट लगने हैं, उसके बाद हम लोग सीधा बात करेंगे। ये देखो क्वेश्चन करवाया था मैंने इस तरह क्वेश्चन क्लास में। सोचो, क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, वाई द इनोट वैल्यू ऑफ Mn3+ Mn2+ कपल। जब भी इस तरह के कपल बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है? Mn3+ Mn2+ कपल का इनोट बड़ा पॉजिटिव है। इनोट बड़ा पॉजिटिव का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को। और खुद सोचो कि क्यों लेना चाहते हैं, आप खुद सोचो क्यों लेना चाहता होगा। आप मुझे बस ये बताओ, भाई बच्चों ध्यान दो, Mn3+ Mn2+ का कपल है, Mn3+ Mn2+ का कपल है, मुझे दिखाना है कि इसका इनोट बड़ा पॉजिटिव है। मैंने भी आप क्या सिखाया आज की क्लास में? इनोट पॉजिटिव का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन। अब सोचो क्यों लेना चाहता है, तो मुझे सब बच्चे बताना, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 25 का मतलब है ऑर्गन 4s2। तुम सब बच्चे मुझे बताओ Mn3+ कितना स्टेट में होता है और Mn2+ कितने स्टेट में होता है? क्योंकि Mn3+ से Mn2+ कपल की बात कर रहे हैं, तो 3+ का मतलब होगा ऑर्गन, 2 4s से जाएंगे, एक वहां से बोलो क्या? 3d4। और मुझे बताओ ये कौन होगा? ऑर्गन। हर्ष, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3d4 या 3d5? ये ज्यादा स्टेबल है। और ये वाला, और 3+ से 2+ बनने के लिए बोलो क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन। तभी तो 3+ क्या बन जाएगा? 2+ इलेक्ट्रॉन लेके। तो मुझे बताओ जरा Mn3+ Mn2+ क्यों बनना चाहता है? क्योंकि Mn2+ Mn3+ से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसीलिए इसका इनोट बहुत हाई है। तो आप लोग क्या लिखोगे? सिंस Mn2+ इज मोर स्टेबल देन Mn3+, दैट इज व्हाई इट्स इनोट वैल्यू इज पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं है? नहीं आया यार, समझ में। कपल वाली बात है तो ऐसे करने, और वैसे किसी का बोलते हैं इनोट पॉजिटिव क्यों, तो वो उन 2 कारणों से जो शुरू के 2 स्टेप है, और हाइड्रेशन कम रही होगी नेगेटिव में, वो 2 ज्यादा रही होगी। अगर ये आए कपल करके, कैसा है बोलो? कपल करके, तो आप लोग ऐसे ही बनाएंगे क्वेश्चन को कि सर पहले वाली स्टेट देखेंगे, लास्ट बाद वाली स्टेट देखेंगे। अगर बाद वाली ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें जाना चाहेगा, जाना चाहने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब कैसा आएगा? इनोट पॉजिटिव आएगा। अच्छा, यहीं पे यही क्वेश्चन को देख लो, कह रहे हैं Cr3+, Cr2+ और Fe3+, Fe2+ का जो वैल्यू है ना इनोट का, उतना पॉजिटिव नहीं है। उतना पॉजिटिव नहीं मतलब कि नेगेटिव मान लो। कैसा मान लो? बोलो नेगेटिव। आ जाओ, क्यों ऐसा है? आइए मुझे बताओ, आयरन 3+, आयरन 2+ कपल में ऐसा क्यों है? मुझे सब बच्चे बताओ, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या है? 26 इलेक्ट्रॉन्स है। 26 का मतलब बोलो क्या है? ऑर्गन 4s2 3d6। चलो सब बच्चे बोलो 3+ से 2+ का स्टेट इसमें क्यों फेवरेबल नहीं है? क्यों फेवरेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन लेना इसमें? क्योंकि सर 3+ का स्टेट बोलो क्या दिखाता है? 3d5। और मुझे बताओ जरा 2+ का स्टेट क्या दिखाता है? ज्यादा स्टेबल कौन है? और वो वाला क्या है बोलो? तो तुम खुद मुझे बताना जरा, जब ये स्टेबल है तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेके उसमें बनेगा? जब 3+ स्टेबल है तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2+ बनेगा? नहीं बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को पसंद नहीं करता, इसलिए इसका इनोट उतना पॉजिटिव। सिंपल आंसर है। नहीं आ रहा समझ? पक्की बात है ना? कभी भी कपल वाले क्वेश्चन है आपको ऐसे करने हैं। अच्छा बताना, Cr3+ का भी देख लो,
Cr3+, क्रोमियम का मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताओ बच्चों, बातें मत करो यार। देखो सुबह सुबह कौन सी बातें तुम्हें मिल रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हम सबसे मतलब डी ब्लॉक में मानता हूँ इन 10 चैप्टर के अंदर ना सबसे ऐसा चैप्टर है जो बोरिंग भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, मैं आपको बताता हूँ। बाकी चैप्टर्स आपको पता है इतने मुश्किल है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा लर्निंग पार्ट आया था ना यार, इसलिए बोल रहा हूँ। वो जैसे भी है, क्रोमियम 24 है, ऑर्गन 4s1 3d5, वो आप लोगों ने पढ़ लिया इसलिए इजी है, नहीं तो ये चैप्टर इजी है नहीं। 3+ भाई फिर वही बात है, 3+ का स्टेट मुझे बताओ क्या आएगा, फिर वही बात है, ऑर्गन 3d3, और इसका कौन ज्यादा स्टेबल है भाई, भाई कौन ज्यादा स्टेबल है इनमें से, क्यों? उसके बाद T2G हाफ पे नहीं, मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है ये वाला। तो जब पहले वाली चीज ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगी, ई नोट क्या होगा, लो होगा। तो ऐसे लिख देना इसका ई नोट लो है, इसका ई नोट भी लो है, इसका ई नोट हाई का मतलब पॉजिटिव साइड पे, लो मतलब नेगेटिव साइड पे। एक तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कपल बेस्ड क्वेश्चन बनाने बहुत इजी होते हैं बच्चे, आएगा तो आप निपटा देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्की बात है। अच्छा जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कॉपर का ई नोट ज्यादा पॉजिटिव क्यों है? तो सिंपल, वो अकेला कॉपर बोल रहा है, कपल बता ही नहीं रहा, सीधा बोलेंगे पॉजिटिव होने का कारण ये होगा पक्का उसका कि उसकी जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, उसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रेशन इंथैल्पी। इस कारण से उसका ई नोट पॉजिटिव नहीं है ऐसा। लेकिन अगर कपल करके देगा तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे। कपल में तो कोई टेंशन है ही नहीं, बड़ा इजी है। 3+ 2+ वाला कपल पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि सर वो आना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसमें नहीं लेना चाहता इसलिए नोट नेगेटिव है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है, आ जाओ जल्दी से। इसके बाद ये स्पिन ओनली फॉर्मूला याद है आप लोगों को? भाई क्या था भाई क्लास प्लीज? स्पिन ओनली फॉर्मूला सुन लीजिए, ये भी आ चुका है पहले एग्जाम के अंदर। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है वो रूट ऑफ n इंटू n+2 होती है। देखिए किसी भी एटम के पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ ना कुछ मूवमेंट करेंगे, जिससे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगी। भाई समझ में आ रही बात? वो मैग्नेटिक मूवमेंट का सीधा फॉर्मूला होता है रूट ऑफ n इंटू में n+2। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनते चलो यार, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मान लो किसी ने मुझे पूछा कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn2+। सब बच्चे मुझे बस ये बताओ मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 25। 25 का मतलब हो गया ऑर्गन 4s2 3d5, Mn2+ हो गया 3d5, क्योंकि 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं पहले 3d से, मत निकालना पेपर के अंदर। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए? 5। अरे अगर 3d6 होता तो 5 होते या 6 होते? अगर 3d6 होता तो 4 होते। ऐसा मत देखना 5 है तो 5 लिख दिया। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 में 5 होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होने पे पेड़ हो जाएगा एक, 4 बचे। तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, खुशी n की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो मुझे बताओ जो हमारा ये यूनिट बोलो कितना आएगा? रूट में 5 गुना में 5 जमा 2 बोलो कितना आ जाएगा? रूट 35। तो 5.9 समथिंग करके आ जाएगा। इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन। क्लास में सिखा रहेगा आप लोगों को। अच्छा कभी कभी वो ऐसा भी करता है, सुन लो बहुत जरूरी चीज है। कभी कभी वो ऐसा भी करता है कि आपको ना मैग्नेटिक मूवमेंट दे देता है और फिर आपसे अंदाजा लगवाता है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो तुम खुद सोचो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है हर्षित, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे तो हो सकते हैं। अरे ऐसे तो हो सकते हैं। अब खुद सोचो इन पे वैल्यूज क्या क्या आएंगी? इस पे आएगी √3। अरे देखो अगर 1 डाल के देखो कितनी आएगी बोलो? √3। √3 का मतलब बोलो क्या आएगा? 1.73। कितना आएगा? समझ नहीं आ रहा सर कुछ। अगर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए, तो जल्दी बताओ 2 अनपेड होने पे कितना आएगा? सो 2 √5 आएगा। क्या आएगा? √8 आएगा। यानी 2.9 के करीब मान लो। एक आइडिया दे रहा हूं बस मैं आप लोगों को। अरे 3 √9 का 3 होता है ना? अच्छा 3 डालोगे बोलो कितना आएगा? 5 15 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये वाला बताओ 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरा बस कहने का मतलब जैसे उसने बोला तुम्हें, मैं दिखाता हूँ कैसे। निष्ठा
उसने तुम्हें बोला कि किसी एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, मैग्नेटिक मूवमेंट है 3.9 है, बताओ कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन? 3.9। मैग्नेटिक मूवमेंट 3.9 है। अरे 3.9 का मतलब 4 के करीब है, 4 के करीब है। अब 4 के करीब मतलब कौन सा वाला हो सकता है? यही वाला हो सकता है। अरे 3.9 यार इसी का बनेगा भाई, इतनी मैसेज नहीं। तो 3.9 मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 3 अनपेड। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? अब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन से ये भी आइडिया लगा सकते हो, सुन लो, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन से ये भी आइडिया लगा सकते हो कि एमएन की स्टेट क्या है। क्या आपका स्टेट पूछ रहे? अब बताना, अगर किसी के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एमएन के अगर बोलेगा कि एमएन का मैग्नेटिक मूवमेंट, ढंग से सुनना है क्वेश्चन, एमएन का मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नीज का मैग्नेटिक मूवमेंट 3.9 है, बताओ मैग्नीज किस स्टेट में है? तो आप बोलोगे अगर 3.9 है तो उसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने बोलो? 3। और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के लिए उसको ये 2 भी लॉस करने पड़ेंगे और इसके भी 2 लॉस करने पड़ेंगे, मतलब 4 लॉस करने पड़ेंगे। एमएन अपनी कौन सी स्टेट में होगा? प्लस हो। कौन सी स्टेट में होगा? ऐसा आप लोग उल्टा रिवर्स प्रोसेस में दिमाग लगा पाएंगे? अरे अगर स्टार्टिंग से दे रहा है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन से ये निकल जाएगा, और ये दे रहा है तो उससे मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन पता लगा लूंगा, और उससे मैं पता लगा लूंगा एक्चुअल कौन सी स्टेट में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर? देखा, पक्की बात है। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे अब आप लोगों से। कह रहे किसी एटम का एटॉमिक नंबर 27 है, बताओ उसकी 2 प्लस स्टेट में क्या होगा? तो 27 का मतलब जरा मुझे बताना जरा, 4s2 3d7, 4s2 2 प्लस का मतलब उसने 4s वाले 2 छोड़ दिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 3d7 अनामिका, 3d7 में 7 लूंगा या कुछ और लूंगा? 7 नहीं ले सकता, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्यों? अरे जब किसी में 7 भरोगे, किसी में 7 भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3। और 3 के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्वेश्चन हो गया भाई आप लोगों का। पक्की बात है कि नहीं? ये भी इसने बोला है कि एटॉमिक नंबर 25 है, मैग्नीज है, उसका डाइवैलेंट आयन, डाइवैलेंट मतलब जिसके ऊपर +2 चार्ज, जिसके ऊपर, तो ये वाला मैंने ऊपर आपको करवा रखा है कि जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो डाइवैलेंट हो मतलब 2 प्लस का चार्ज हो, तो कैसे होगा? तो मुझे बताओ, स्पिन ओनली ये मूवमेंट वाला आपको फॉर्मूला समझ में आ चुका है? कर लोगे नहीं कर लोगे? ई नोट वाली वैल्यूज आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं, कैसे कपल वाला करना है? ई नोट की हाई नेगेटिव वैल्यू के ऊपर मैं आपको सब समझा चुका हूं, ठीक है? अब एक लास्ट चीज है, उसके बाद हम लोग अपनी प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा है, देखना इस क्वेश्चन को, वैसे तो याद करने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से आपको इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ऐसा क्यों है कि ये इस ऑर्डर में। मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूं, ध्यान सुनो। अरे खुद सोच के बताना, मुझे बताओ सबकी स्टेट क्या है? अपनी मर्जी से तो नहीं दिख रहा, पता है क्या स्टेट होती है? बच्चों प्लीज, ये +7 स्टेट है, ये +6 स्टेट है, ये +5 स्टेट है। सहमत हो बंसीगा? अब खुद बताओ। अच्छा, अगर सबके पास अलग अलग प्लस में स्टेट्स हैं तो मुझे बताओ जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए उसमें क्या खूबी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन को लेने की, सोचो जरा, इलेक्ट्रॉन को लेने की या इलेक्ट्रॉन को देने की? अगर लेगा इलेक्ट्रॉन तो दूसरे से लॉस करवा देगा, मतलब उसका क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन करेगा। क्या कर देगा? और तुम खुद सोचो सबसे जल्दी कौन ले सकता है? जिसके ऊपर सबसे बड़ा प्लस हो, जिसके ऊपर सबसे बड़ा प्लस हो। तो एमएन के ऊपर सबसे हाईयर प्लस चार्ज होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं सबसे हाईयर ऑक्सीजन स्टेट में होता है, तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को भी यही ले सकता है, सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को भी। तो इस कारण से आप बोल सकते हैं कि ये इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर होगा। अब ये आप लोगों को ना थोड़े से कुछ क्वेश्चन जो है ना याद करके जाने वाले हैं, ठीक है? या आपको याद भी करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन, लेकिन मैं सबके लिए याद करने के लिए नहीं बोल रहा, बाकी के लिए मैंने आपको बता दिया क्या लॉजिक आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लिए गए, डी ब्लॉक रटा नहीं है हमने, 90% लगभग समझा है, कुछ 5-10% आपको याद भी करने पड़ेंगे क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थ्योरेटिकल चैप्टर इनऑर्गेनिक होता ही ऐसी है कि आपको याद करनी पड़ती है चीजें। समझ में आ रहा है यहाँ तक नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब एक ना, मैं तो कह रहा हूँ आप इसको ऐसे याद करो, अगर एक पीरियड में है वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो उससे राइट वाला जो है वो, लेकिन ये मिडल ऑफ द सीरीज तक ही है बस, क्योंकि मिडल ऑफ द सीरीज तक हाईयर ऑक्सीजन स्टेट आएगी, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन ही ऐसे आएगा। अब सुनो, अरे अभी कोड था, क्या हो गया? अच्छा, आप लोग ये सोचेंगे सर बीच का ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। देखिए इसका कोई वो नहीं है लिमिट कि आप कितना करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं
पहली प्रायोरिटी आप लोगों की जितना मैंने कराया है वो है, आप वो सब कर लेते हैं, उसका एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो देन यू कैन रीड व्हाटएवर ऑफ यू वांट, आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप लोगों को वो करना है जो ड्यूरिंग द क्लास कराएगा, वही सबसे जरूरी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ जरा, क्लास यहाँ पर ए बस ऊपर जाओ, कहाँ गया वो क्वेश्चन, एक था नहीं, एक और था ऐसा ही, ये जो 3 मेंबर है, ये जो 3 मेंबर है इनमें से कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? 3 मेंबर है, मुझे बताओ कि तीनों मेंबर क्या हैं? मॉलिबेडनम, टंगस्टन। एक्चुअली में बच्चों, अरे बातें करोगे बच जाओगे भाई, ये सब एक ही परिवार के हैं, क्रोमियम, मॉलिबेडनम, टंगस्टन, ठीक। ये वाला हमारा +6 में है, ये वाला भी +6 में, ये वाला भी, अभी आप लफड़ाई ले सकते हो +6 सब सबका सेम है, सबका सेम है लक्ष्य, सबकी स्टेट +6। अच्छा, ऊपर वाला में सबसे बड़ी उसकी थी, तो उसने इलेक्ट्रॉन को लिया और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर सबसे हाई दिखाया, ठीक है, नहीं आया, बट इन तीनों की तो +6 है। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों में से मोर इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सबसे टॉप वाला ही, क्योंकि जिसमें टॉप पे होते हैं उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या साइज वाइज सब छोटा होता है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है? ग्रैब कर सकता है। तो कहीं ना कहीं क्रोमियम का जो साइज है छोटा है और इलेक्ट्रॉन्स को वो इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, गेन कर सकता है, क्योंकि भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है ना, जब एटम का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उतनी अट्रैक्शन बचती है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि क्रोमियम जो है, जो टॉप पे है बेसिकली, वो ज्यादा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इन सब में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो कौन है? Cr2O7 2-, फिर बोलो कौन है? मॉलिबेडनम है, फिर बोलो कौन है? टंगस्टन है। तो ये 2 क्वेश्चन है बच्चों, याद रख लो। एक अगर ऐसे क्वेश्चन आता है भाई, अगर क्वेश्चन आता है ग्रुप से, कहां से बोलो? ग्रुप से, तो उसमें टॉप वाला है, और अगर आता है पीरियड से तो उससे राइट वाला। अब आपको ये सर सारा डीप लोग तो हमें याद ही नहीं है, तो सारा देखो क्या है, जैसे क्वेश्चन जनरली बने हुए ना, जो ये आपके मॉलिक्यूल जैसे एटम दिए हुए हैं, इन्हीं पे ही जनरली वो पूछता है चीजें। सारे तो आप याद भी मत करिए, अगर 114 एलिमेंट्स आप लोग याद करने बैठ जाएंगे तो फिर तो उसी में फंसे रह जाओगे। कोई याद मत करना, कोई याद मत करना, जैसा बता रहे हैं ऐसा आप लोग करके जाओ। अगर बहुत उन्होंने फिर से कुछ ऐसा बना रखा है ना, तो वो 1 नंबर आप लोगों का यहाँ पर बेकार जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आप लोग 2-3 घंटे नहीं वेस्ट करोगे। समझ में आ रही कि नहीं? इससे ज्यादा चीजें पढ़ने की खत्म। डी ब्लॉक कंटेंट वाइज इतना ही, समझ आया या नहीं आया? दोबारा मुझे बताओ। देखो कल की क्लास आपके अटेंड होनी चाहिए। हमने कल लगभग, मैं बोला था 80% तो कल ही कर लिया था। आज बस हमने बचा हुआ ना थोड़ा टिपिकल पार्ट था, वो वाला आज डिस्कस किया हमने। तो मुझे जल्दी जल्दी बोलना शुरू करो। पोटेशियम डाइक्रोमेट कर लोगे आप लोग अच्छे से, वीडियो देख लेना जिन बच्चों ने नई क्लास अटेंड करी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन, उसकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस, डाइक्रोमेट आयन में और क्रोमेट आयन में क्या फर्क है, अच्छे से पढ़ेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन, उसकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एसिडिक मीडियम में, उसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बेसिक मीडियम में, परमैंगनेट में, मैग्नेट में क्या फर्क होता है वो सब पढ़ना है। वो सब मैंने उसमें लिखवा रखा पीडीएफ के अंदर, ठीक है, और क्लास में समझाया था। थर्ड चीज, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस है जो आपको अलग चीजें पूछ रहा है बार बार। क्यों ये ट्रांजिशन है, क्यों ये नहीं है, क्या होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, जिरकोनियम अमोनियम का साइज बराबर क्यों होता है, एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, कौन सी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन, क्यों एलिमेंट्स अपनी सबसे बड़ी स्टेट फ्लोराइड्स ऑक्साइड्स के साथ दिखाते हैं, क्यों ज्यादा स्टेबलाइज भी ऑक्साइड्स के अंदर होते हैं एज कंपेयर टू फ्लोराइड्स। सबके आंसर दिए गए आप लोगों को, समझ में आ रहा है? क्यों ये कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड बनाने के लिए जाने जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों ये कलर्ड होते हैं, बिकॉज सबके पास ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कलर्ड होते हैं सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, इससे अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब बड़े बड़े एटम्स के बीच में कुछ छोटे एटम ट्रैप हो जाते हैं तो वो जो कंपाउंड बनता है उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। एलॉयज क्या होते हैं, कुछ एलॉयज याद कर लीजिए, एक ब्रास था और एक था ब्रॉन्ज, है ना, तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिए। यही सब तो है। फिर मैंने आज क्या कराया तुम लोगों को, आज की क्लास में जो कराया ना, देखो ये है टिपिकल पार्ट। ये अगर वो टिपिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो आप लोगों को इस पार्ट से उठाने वाला क्वेश्चन। किसी भी एलिमेंट की ई नॉट वैल्यूज को डिसाइडिंग करने वाले 3 फैक्टर्स बोलो कौन कौन से? फर्स्ट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा, ये बिल्कुल लगता नहीं कि रटने की जरूरत है, समझ में आ जाता है कि कोई भी चीज एक्वस मीडियम तक आई है तो पहले वो अपने सॉलिड स्टेट से टूट के, राइट, सॉलिड स्टेट से टूट के पहले गैस स्पेस में आया कि बिल्कुल अलग अलग हुए होंगे सारे एटम्स। सेकंड, उसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे होंगे। थर्ड, उसने एक्वस मीडियम में स्टेबलाइजेशन दी होगी। 3 चीजें होती हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी बस नेगेटिव होती है, बाकी 2 चीजें बोलो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। तो इन तीनों का नेट जो होता है वो कुछ निकल के आता है हम लोगों का। ई नॉट बस वो वोल्ट में होता है और ये जूल में होता है, वो चेंज कर लेते हैं उसकी यूनिट को, क्या दिक्कत है? कुछ समझ आया या नहीं आया? पक्का? कनक कोई डाउट है?
Which one is more stable as copper plus or copper 2 plus in the aqueous medium? It's a copper 2 plus. And why is copper 2 plus more stable? तो हम बोलेंगे मतलब उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो इतनी नेगेटिव है कि वो सेकंड हैंड एंथैल्पी कंपनसेट। ये बहुत शॉर्ट में और बहुत बढ़िया आंसर है। हालांकि आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि कॉपर प्लस लार्जर होता है साइज में, उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होता जितना ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी किसका होता है कॉपर 2 प्लस का, इस कारण से ज्यादा स्टेबलाइज होता है। ये मिले समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भी क्लियर था कपल वाला, ये भी क्लियर है स्पिन ओनली मूवमेंट, और ये भी क्लियर है भाई। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब 1 घंटा हमें लगेगा बैक एक्सरसाइज करने में पूरा। अगर बैक एक्सरसाइज हम कर लेना बैक एक्सरसाइज, पहले वो ये कर लेते बैक एक्सरसाइज कर लेते। समझ आ गया? डाउट लग रहा है कुछ? करो ओपन बैक एक्सरसाइज। देखो बच्चों, एफ ब्लॉक में अभी आपको कंटेंट वाइज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका आंसर कर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हमने कभी नहीं पढ़ा था एफ ब्लॉक, याद है? अरे यार 2 चीजें हैं, लेंथनॉइड्स और, चलो कुछ जवाब देना। एक लेंथनॉइड है, एक इसमें बोलो क्या है, एक्टिनॉइड है। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है वो पता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो पता है। अच्छा बताओ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस कारण से? 4f ऑर्बिटल। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कौन सी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है? अच्छा किसकी स्टडी ज्यादा मुश्किल है? एक्टिनॉइड्स की, क्योंकि एक्टिनॉइड्स होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, ज्यादा रेडियो एक्टिव। तो दूसरी बात, अच्छा ज्यादा तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाते हैं, लेंथनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स? एक्टिनॉइड्स बच्चों। लेंथनॉइड्स जनरली अपनी +3 दिखाते हैं, बस +3 पे स्टेबलाइज होते हैं। बाकी जो एक्टिनॉइड्स है ना वो +3, +4, +5 कई तरह के स्टेट्स दिखाते हैं, ठीक है? बस ज्यादा रिएक्टिव एक्टिनॉइड्स होते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि यार ये चैप्टर ऐसे ही है, मतलब इन चैप्टर में मैं ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा, पढ़ना पड़ेगा। टीचर्स तो इस चैप्टर को छोड़ देते, कहते हैं कि आप ये याद कर लो, याद करने जैसा चैप्टर है, ऐसे ही बोलते हैं। हम लोगों ने फिर भी पूरा चैप्टर समझा है। अब आ जाओ, पहले कराऊंगा बैक एक्सरसाइज। देखना है ये क्वेश्चन, देखो ये कहाँ गया, पढ़ना। कह रहे ए भाई क्लास प्लीज, द ई नॉट वैल्यू ऑफ द कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? इसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव, इसका क्या रीजन हो सकता है? देखो क्या लिखा हुआ है, कंसीडर इट्स, ये इन पेपर में थोड़ा आएगा, कंसीडर इट्स हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ए माने इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंड लो हाइड्रेशन इंथैल्पी। इसका ई नोट का पॉजिटिव होने का कारण है इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बड़ा है और हाइड्रेशन इंथैल्पी कम है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा लगी है और जो निकलने वाली एनर्जी है वो कम है। अपने आप जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? समझ में आने के बाद ये बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को, कुछ भी नहीं लगने वाला। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बताओ भाई, क्या पूछना है बताओ, जा पल्ला। ये तो इजी है, समझ में आ जाएंगे तुम लोगों को। देख रहे हो, ये सब कर लिया हमने। चलो जाते हो बताऊंगा, बस एक क्वेश्चन सुन लो। एफ ब्लॉक से कोई बोले कि +4 ऑक्सीडेंट स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सीरियम होता है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, वो बहुत बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को, ये ठीक है, सीरियम की बात होती है। अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 38 है।
चलो अच्छा भाई देखो, मैं आप लोगों को जो है ना क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आंसर बोलूंगा, याद तो साथ के साथ होंगे नहीं, लेकिन आप लोग बस समझ लेना कि क्या बोलना चाह रहा हूं। उसके बाद कहीं से भी सॉल्यूशंस आप पढ़ेंगे तो लगभग आपको वैसे ही मिलेंगे। समझे नहीं मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि थ्योरेटिकल है यार, न्यूमेरिकल नहीं है जो मैं पीडीएफ पे लिखूंगा, और हर एक की थ्योरी में नहीं लिख सकता, नहीं तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। तो कैसे करना है, या तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस रखूं या मैं कोई सॉल्यूशन ही जगह वाली खोल लूं। क्या चाहते हो, कोई सॉल्यूशंस खोल लूं? ऐसे ही बता दूं, क्योंकि सॉल्यूशंस बोलोगे मैं सॉल्यूशंस खोल लूंगा। अब सुनो ए बच्चों प्लीज, एक दो करके देखते हैं, फिर लगेगा आप लोगों को तो सॉल्यूशंस खोल लेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट बेस्ड। भैया इसके लिए आप लोगों को ना सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, उनका कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। डी वालों का तो आप लोगों को सबको याद है, डी वाले आप लोग कर लोगे। कॉपर प्लस क्या है, कोबाल्ट 2 प्लस क्या है, मैग्नीज 2 प्लस क्या है, ये मेरे को लगता है आपको दिक्कत नहीं करेंगे। क्रोमियम 3 प्लस क्या है, पहली वाली रो तो पूरी निपटा दोगे। नीचे वाली जो रो है ना, ये सीरियम +4 भी निपटा दोगे, एफ ब्लॉक से है भैया, उसका मैंने प्रोडक्ट टेबल आप लोगों को बता रखा है। मैंने बोला था एटलीस्ट लेंथनॉइड्स की सीरीज याद करो, आप वो वीडियो देखना, उसमें मैंने लेंथनॉइड्स के जो 14 एलिमेंट्स हैं उन सबका कॉन्फ़िगरेशन समझाया हुआ है वीडियो के अंदर कि कैसे वो बना हुआ है। F7 पे आके वो भी हरकत करता है, जैसे ये 3D5 पे आके हरकत करते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं F वगैरह ऐसे वगैरह से, उसमें भी ऐसा हुआ था। नहीं आ रहा याद? आप एफ ब्लॉक की वीडियो देखोगे आपको ये वाले भी समझ में आ जाएंगे, जिनमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाना है, उसमें मैंने करा रखा है। अभी जाते हुए लगता है ठीक ठाक समय बचता है तो मैं आपको बताता हूँ वाली चीज। अदरवाइज डी ब्लॉक से अगर कोई आयन आता है, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, हो जाता है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी पढ़ के बताओ। वाई आर Mn2+ कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe2+ टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट। मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं भी बताऊं ना तो भी सोचना लेना चाहिए, क्यों +2 कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हैं देन आयरन 2+ टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3 स्टेट। मतलब जब वो +3 की तरफ जाने वाले हैं, आप क्वेश्चन को देखो, मिस जज मत करना, हो सकता है क्वेश्चन ही मिस जज कर जाओ। क्वेश्चन में वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई चीज 2+ से 3+ बनना चाह रही है तो क्यों है। बच्चों शोर करने की जरूरत नहीं है। 32 क्वेश्चन भले ही दिख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं 1 घंटे में बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये 32 क्वेश्चन प्रॉपर थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सीधा थ्योरी है। डायरेक्ट बात करते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले 2 इजी हैं, पूरा याद, मतलब ये पूरा डी ब्लॉक का बैक एक्सरसाइज खत्म कर दो, पूरा इंटेक्स खत्म कर दो, जो मैंने कराया क्लास के अंदर वो नोट्स खत्म कर दो। कहां से देगा यार, इन्हीं में से आ जाओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं बाहर नहीं आ सकता। बताओ क्या बोलेगा? एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कह रहे कि क्यों ऐसा है कि जब मैं किसी 3D सीरीज में चल रहा हूं, ध्यान दो, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, कह रहे क्यों 2+ स्टेट ना धीरे धीरे स्टेबलाइज होती जा रही है। इसकी 2+ उतनी स्टेबल नहीं जितनी इसकी है, फिर इसकी और ज्यादा स्टेबल है, फिर इसकी और ज्यादा स्टेबल है, फिर इसकी और ज्यादा स्टेबल है। देखिए आपको समझना पड़ेगा 2+ का मतलब, तनिषा किसी का भी 2+ का मतलब कहां से निकले इलेक्ट्रॉन? 4s। कहां से निकले? अगर 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मुझे बताना चाहिए ये कौन है, ये कौन है? 3d1, ये कौन है बताओ? 3d2, 3d3, 3d4, 3d5। आप क्या बोलेंगे कि जब हम उस तरफ जा रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने वाला है। क्या होने वाला है? धीरे धीरे वो हाफ फिल्ड होने वाला है, तो वो मोर एंड मोर स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? इसमें आप सोच भी सकते हैं, लिखना नहीं है इसको। बीच में 3d3 भी बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल है, और 3d5 और बढ़िया स्टेबल है। एग्री करते नहीं करते? तो उसका बस सवाल इतना सा था कि जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो क्यों ऐसा हो रहा है कि +2 वाली स्टेट मेटल्स की और ज्यादा स्टेबल हो जा रही है। तो हम बोलेंगे क्योंकि जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे उनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़े जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो हाफ फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन पढ़ लो, समझ में आ जाएगा सर, पढ़ लो एक बार। प्रियांशु, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ भी बोला इसने, ये बहुत जरूरी चीज थी। फर्स्ट हाफ मतलब पहले हाफ तक, क्योंकि इसके बाद आपको पता है फिर से वो चीज चेंज हो जाएगी। पहला हाफ मतलब प्रेडिक्टेबल, उसका सीरीज का पहला हाफ मतलब मैग्नीज तक ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां तक वो क्या होने वाला है? हाफ फील्ड होने वाला है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। नेक्स्ट हाफ में भी क्या होगा? फिर से लेस स्टेबल होगा और धीरे धीरे लास्ट तक क्या हो जाएगा? फिर मोर स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हाफ में भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना? क्योंकि लास्ट तक फिर 3D टाइम हो जाएगा।
चलिए पढ़िए, टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, इलस्ट्रेट योर आंसर। ये थोड़ा ना मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें राम कहानी लिखनी है, सटीक क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जामिनर नहीं पूछता है। वो आपसे क्या बोलना चाह रहा है, कह रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड, या आपके व्यूज जानना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना डिसाइडिंग फैक्टर है किसी की ऑक्सीजन स्टेट को, मतलब किसी की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में। तो आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अगर कोई स्पीशीज कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके हाफ फील्ड या फुल फील्ड होने वाली है, तो वो उसके ऊपर आगे बोलो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट। समझ में आती है बात? जैसे कि मान लो जिंक है या मान लो कि कॉपर है, कॉपर +1 करेगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और 2+ करेगा तो एक्वस में और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैटर मतलब डिसाइड करती है किसी भी चीज की। बोलो आप इसको कैसे लिख सकते हो, शब्दों में कैसे लिख सकते हो? यस, ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर, अ वेरी गुड डिसाइडिंग फैक्टर बोल सकते हो टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स, सिंस आफ्टर लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स एटम विल एक्वायर देयर फुलफिल्ड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। नहीं आ रही मेरी बात? समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं आ रही मेरे पास। तो ये डिसाइड करता है, ऑक्सीजन स्टेट डिसाइड करता है कि वो स्टेबल है कि नहीं है। उसके बाद मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते वैसे। What may be the stable oxidation state of the transition element with the following d electronic configurations in the ground state of their atoms? What may be the stable? अच्छा कह रहा है कि बताओ ऐसे एलिमेंट्स जिनका ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन है, उनका कौन सा पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट, मतलब कौन सा स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट रहेगा। सुनना जरा, किसका 3d3 होता है? ए 3d3 किसका होता है? अच्छा उसने ये नहीं बोला लॉस करा है, उसने बोला एटम है। 3d3 किसके पास होता है? मैंने कहा 4s2 3d3, 4s2 d3 किसके पास होता है? वैनेडियम के पास। किसके पास बोलो? अच्छा वैनेडियम की स्टेट बताओ कौन सी स्टेबल होगी? +5। कौन सी बोलो? सर याद होनी चाहिए, पढ़ाई है लास्ट क्लास में, नहीं आ रही है सर। 5 क्रॉस करके ऑर्गन बना लेगा। जिसका 3d5 हो, 3d5 किसका होता है? अरे 3d5 किसका होता है? मैग्नीज का। सर इसकी +2 भी स्टेबल होती है, +7 भी स्टेबल होती है। समझ नहीं आ रहा। कह रहे जिसका 3d8 हो, 3d8 किसका होता है? बच्चों बातें करने लग रहे हो लोग। 3d8 तो निकल का हमने देखा था, आई थिंक +2 स्टेबल ज्यादा था, +2 स्टेबल था आई थिंक उसका, तो +2 उसकी मोस्ट स्टेबल थी। आप लोगों को याद तो करना पड़ेगा यार वो, ठीक है ना। मैग्नीज तक तो वैसे ही याद हो जाता है, कॉपर का वैसे याद हो रहा है हम लोगों को, +1 +2 वाला जो गेम है। जिंक का +2 होता है स्टेबल, 3d10 बन जाता है, तो 2-3 के बीच में याद करने। आयरन का भी सबको बताओ +2 +3 दोनों स्टेबल होता है, लेकिन +3 मोस्ट स्टेबल होगा। आपको पता है कि 3d5 नहीं आ रही मेरे पास में, तो 3d8 निकल का होता है, +2 पे स्टेबलाइज होगा। 3d4 किसका होता है? 3d4 तो होता ही नहीं सर। क्रोमियम वैसे मान सकते हो बच्चों, क्रोमियम मान सकते हो, तो वैसे ग्राउंड स्टेट में 4s2 3d4 होता है, वो तो बाद में 4s से इलेक्ट्रॉन्स में चला जाता है। समझ नहीं आ रहा, अनामिका नहीं आ रहा समझ में। 3d4 किसके पास होता है सर? क्रोमियम के पास होता है। क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबलाइज होता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके। कितना बोलो? 6। एक और इसकी स्टेबल स्टेट है +3। कौन सी बोलो? +3 पे 3d3 बनता है। क्रोमियम की 2 स्टेट स्टेबल होती है, +3 भी और +6। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है यार, ये रखने वाली चीज ही नहीं है, समझ में आती है। चलो पढ़ो भाई। छठा क्वेश्चन, नेम द ऑक्सो मेटल अनायंस ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इन व्हिच द मेटल एग्जिबिट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। भाई आपको लगेगा ये क्वेश्चन कुछ अजीब सा है, थोड़ा सा पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, बता रहा हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, आपको मैं कह रहा हूं ना, एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस पढ़ोगे इजी लगेगा आप लोगों को। ऐसे इसका ग्रुप नंबर कौन सा? तीसरा। अरे कैसे बता सर? अरे यार इससे पहले कैल्शियम, इससे पहले पोटेशियम, तो 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 5 6 7। कह रहे कौन से ऐसे ऑक्सो मेटल आयंस हैं, मतलब ऑक्सीजन वाले मेटल्स के साथ कंबाइन हो रहे हैं और अनायन भी है। मेटल का बॉन्ड ऑक्सीजन से और नेगेटिव चार्ज है। ऐसे कौन से ऑक्सो आयंस हैं उन मेटल्स के जो अपने जिस ग्रुप में है ना, जिस ग्रुप में है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही है। बड़े 2 फेमस मॉलिक्यूल इस चैप्टर में पढ़े हैं, MnO4-। बताओ नितिन, MnO4- में Mn की स्टेट बता कौन सी है? +7। तो अपने ग्रुप नंबर के बराबर है, ऑक्सो आयन है। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसका बताओ जरा क्या है? Cr2O7 2-। बड़े 2 ऐसे फेमस मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन उसने पूछा है जो हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो उसका सवाल था कि बताओ, दोबारा पढ़ लो, नेम द ऑक्सो मेटल आयंस ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इन व्हिच द मेटल exhibit the oxidation state equal to its group number, जिसके अंदर मेटल ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने ग्रुप नंबर के बराबर एक्वायर करी हो। अपने ग्रुप नंबर के, मैग्नीज की +7 ग्रुप नंबर है, उसने +7 स्टेट ऑक्यूपाई करके, क्रोमियम की +6 स्टेट है, ग्रुप नंबर भी चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
नेक्स्ट बताओ नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या, नहीं बताऊंगा भाई, समझा रहा क्या पढ़ लेने देगा ना वीडियो एकदम समझ में आ जाएगा। उसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाट व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हिच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स मे नॉट बी रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो थियोरेटिकली आप लोग पढ़ सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। तो बोलेंगे ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन में फर्क क्या है? सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जिस कारण से ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अमंग ऑल द प्रोडक्ट एलिमेंट्स ना। बाकी नॉन ट्रांजिशन से सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही होते हैं बिकॉज ये मल्टीपल तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं और वैरायटी ऑफ कंपाउंड से ये वैरायटी ऑफ स्पीशीज से ये कंबाइन हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और क्यों वो ट्रांजिशन एलिमेंट कुछ और कंसीडर नहीं करते? बिकॉज उनके पास फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, फलाना ठिकाना सारी चीज नहीं आ रहा समझ, पंची का नहीं आ रहा पक्का। नेक्स्ट बताओ इन व्हाट वे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर वही बात, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बाकी से अलग है। फिर दोबारा वही बात आती है, इनमें स्टेबिलिटी के लिए D10, D5, D3 पे स्टेबिलिटी आ सकती है और ये बहुत तरह के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बाकी वाले नॉन ट्रांजिशंस नहीं दिखाते। तो मतलब थोड़ा उनसे अलग बताने इसके बारे में, तो भैया आप इसके बारे में चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप चीजें बता ही सकते हैं कि कैसे अलग बिहेव करते हैं। नहीं आ रही मेरी बात सुन, नहीं आ रही बात सुन, है ना। नेक्स्ट थोड़ा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको, मतलब क्वेश्चंस के आंसर जहां पर भी होंगे ना वहां पर आंसर पढ़ लेना, याद हो जाएंगे वहां से। जो चैप्टर में पढ़ा है भाई सब आ रहा है, कोई नया चीज नहीं है पीछे। व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट्स बाय द लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स की जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऐसे हालांकि लैंथेनॉइड +4 भी दिखाता है पर 3 स्टेट है तो लैंथेनॉइड्स की जो ज्यादा जरूरी है, एक +2 है, एक +3 है, एक सबसे मोस्ट कॉमन +3 है, सबसे मोस्ट कॉमन। अब अगर आपने आप लोग एलिमेंट्स मुझसे एक बार क्लास में पढ़ा हुआ है या घर पे जाके आप लोग की वीडियो भी आप देखोगे ना तो उसमें मैंने सब पढ़ा रखा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट लैंथेनॉइड्स की कौन सी होती है? +3। हालांकि सीरियम +4 भी होता है, यूरोपियम +2 भी होता है, लेकिन +3 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। याद आ रहा है मुझे सब है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अरे जल्दी जल्दी बोलो भाई। एक्सप्लेन गिविंग रीजन ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शोस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं? याद करो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बोलेंगे सिंस दे कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ द, इधर ध्यान दो भाई आयुष, या D1 हो अनपेड है, D2 हो तो भी अनपेड है, D3 अनपेड, D4 अनपेड, D5 अनपेड, D6, D7, D8, D9 सब अनपेड है, सिर्फ D10 ही तो अनपेड नहीं है। तो इसका मतलब इसके जो 90% ऑफ द मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या एटम्स होंगे वो क्या करेंगे? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सिंपल है, मैं कह रहा हूं आप पढ़ते ही जवाब दे पाओगे अगर आपने वो क्लास में थोड़ा सा भी सुना होगा इनके बारे में। उसके बाद जल्दी बोलना हर्षित तू बता भाई। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। उसमें वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज्यादा, क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन होती है, इसलिए इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होता है। समझ नहीं आ रहा लवली? तुम बताओगे बेटा। द ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म क्लोराइड कंपाउंड्स। क्यों क्लोराइड कंपाउंड बनाते हैं? Since transition elements contain unpaired electron, so they will absorb some spectrum from the white light. याद आ रहे हैं? अरे कल ही पढ़ा है भाई। अगला बोलो transition metal and their many compounds acting as a good catalyst since they can show multiple oxidation state and that is why they can acting as a very good catalyst. सब पढ़ा रखा है ये चीज। नेक्स्ट क्या होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड? मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डन, आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द वेरी, नहीं है ना समझ गया? इतना इजी चल रहा है यार सब कुछ, इससे इजी एक्सरसाइज नहीं होगी अभी देखो, इससे आसान एक्सरसाइज नहीं है अभी देखो। ऑर्गेनिक में भी काम करना पड़ता था ज्यादा उसमें भी, लेकिन ये एक बार चैप्टर पढ़ लिया ना डन है। सेम ऐसे इससे आसान वैसे बायोमोलिक्यूल की एक्सरसाइज है, चैप्टर पढ़ने का तो कुछ बचता ही नहीं। अगला फिर वही बात, How is the variability in the oxidation state of transition matter different from that of the non-transition? फिर वही बात, दो बार आ गया क्वेश्चन, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उनसे अलग है। तो वो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे भैया। इनके अंदर D10, D5, D3 कई जगहों पे स्टेबिलिटी आती है, तो ये कई तरह की स्टेट्स में स्टेबलाइज होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग बिहेव करते हैं। वो सिर्फ आपको पता है जैसे नॉन ट्रांजिशन कौन है? सोडियम है, और सोडियम तो बस +1 पे स्टेबल होगा। मैग्नीशियम कितने पे स्टेबल होगा? +2 पे स्टेबल होगा। बट ये क्या होता है? मैग्नीज देखो, मैग्नीज को देखो +2, +3, +4, +5। इस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स नॉन ट्रांजिशन से बहुत अलग होते हैं, इसीलिए वो बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए वो बड़े अच्छे कैटलिस्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा कुछ समझ। एक ही बात बार बार पढ़ते रहेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से बोल दो भाई, बता दो आता है कि नहीं आता? अरे बोलो क्या बोलता है? Describe the preparation of potassium dichromate from the iron chromate ore. आयरन की कौन सी क्रोमाइट ओर थी? FeCr2O4। इससे मुझे बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट, मुझे लगता है आपको आता होगा। इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू सोडियम क्रोमेट।
When sodium chromate is acidified, मतलब उसमें एसिड डालेंगे सोडियम डाइक्रोमेट. When it reacted with the KCl पोटेशियम डाइक्रोमेट. हो तो गया यार, हमने कल ही पढ़ा है ये चीज. ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे भाई क्लियर हुआ, पढ़ लोगे. ठीक है, अब मुझे बताना पोटेशियम डाइक्रोमेट का आयोडाइड के साथ रिएक्शन. यार ये मैं करा चुका हूं. अब तुम कहोगे सर पोटेशियम डाइक्रोमेट बोल रहे सर. भाई मैं कह रहा हूं अगर भले ही पोटेशियम डाइक्रोमेट बोल रहे तुम लोग इसका करके आना मत करना पोटेशियम लगा के इसको, सीधा करना डाइक्रोमेट आयन. अरे एक ही बात होती है, आप आयनिक रिएक्शन लिख रहे हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह डाइक्रोमेट लिखा, आयोडाइड की जगह I- लिखा. तो सोचो आयोडाइड उसने बताया नहीं, इसको आयोडाइड बोलते हैं, जैसे क्लोराइड होता है आयोडाइड होता है. आता है I2 में जाएगा और ये Cr3+ में जाएगा. कह रहे हैं इसका आयरन 2+ से हो जाएगा, इसका आयरन सॉरी H2S से और सल्फर बनेगा. करा रखा कि नहीं करा रखा? पढ़ा हुआ पहले समझे. चलो कह रहा है प्रिपरेशन लिखो पोटेशियम परमैंगनेट की. देखो कितना आसान चल रहा है. पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन सर आती है, याद करो. MnO2 प्लस KOH प्लस O2. क्या बनेगा? पोटेशियम मैग्नेट. क्या बनेगा? और पोटेशियम मैग्नेट को आई थिंक एसिडिफाई करेंगे, एसिड डालेंगे तो बन जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट. मुझे ही याद है क्या बस? तुमको भी आता है? नेक्स्ट देखो होगी आधी एक्सरसाइज. तो बोल रहा हूं ना आप लोगों को, कह रहे बताओ पर मैग्नेट किस किस को ऑक्सीडाइज कैसे कैसे करेगा? 2+ को बोलो जल्दी से. अरे एक ही दो बच्चों का था क्या? 2+ को क्या बनाएगा? 3+. SO2 क्या बनाएगा? SO2 का तो कहीं था ही नहीं ना वैसे. SO2 का जो ऑक्सीडेशन है अंदर नहीं था कहीं भी, अंदर नहीं था. लेकिन SO2 को हम सोचेंगे तो हमें SO4 2- सोचना पड़ेगा. तो नेक्स्ट स्टेप +6 में जाएगा ना. SO2 का +4 है. अरे सल्फर +4 है, उसको नेक्स्ट स्टेट जो स्टेबलाइज मिलेगी +6 मिलेगी. +6 कौन सी मिलेगी बोलो? SO4 2-. SO4 इसको SO4 2- में ऑक्सीडाइज करना, कोई टेंशन की बात नहीं है. चलो चलो बताओ ऑक्सैलिक एसिड. भैया ऑक्सैलिक एसिड भूल मत जाना, ये इसको दे रहा है. मैंने करवाया कि नहीं करवाया? कहीं तुम कहो सर ये तो फिर बड़ा मुश्किल पेपर बना दिया. चलो इस बार था, इस बार आप गलत नहीं बोल रहे. पेपर था मुश्किल, टीचर्स भी बोल रहे हैं, लेकिन इसको देख के मुश्किल मत बोलना कि सर ऑक्सैलिक तो आपने बताया नहीं. ऑक्सैलेट आयन है भैया, इतना आपको सोचना पड़ेगा. और ऐसा नहीं कि आपको पोटेशियम कंपाउंड में नहीं पढ़ा है. पोटेशियम कंपाउंड में इसको ऑक्सैलेट जानते हो आप लोग? ऑक्सैलेटो बोलते हैं. चलो तो मुझे बताओ 16 क्वेश्चन तक आप लोगों ने 16 क्वेश्चन तक बनाए. कहीं कोई लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन है नहीं बन सकता? चैप्टर पढ़ लिया ना आप लोगों ने, देखो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे. आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद चलो बोलना जल्दी से. कह रहा है 4M2 M, इसका मतलब क्या है? मेटल 2+ से M में 3+ सिस्टम E0 वैल्यूज दी हुई है, पुराना ठिकाना जो भी है. यूज दिस डाटा टू कमेंट अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ आयरन 3+ इन द एसिड सॉल्यूशन एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द Cr3+ और Mn3+. क्लास ध्यान सुनो, Mn3+ आपको पता है वैसे स्टेबल नहीं होता. Mn3+ वैसे स्टेबल नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि 3D4 है. अरे नहीं आ रहा, ये 3D3 होएगा और आयरन 3+ 3D5. 3D वैसे पूछ रहा है कि इसका स्टेबिलिटी क्या है? आप डायरेक्ट बोल सकते हो. 3+ वाला आयरन 3+ इसलिए ज्यादा स्टेबल है, वो 3D5 है. वो 3D कुछ डाटा देखने की जरूरत नहीं है. आयरन 3+ सिंपल सा 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है, व्हिच इज मोर स्टेबल. नहीं आ रही मेरी बात समझ में? हाईली स्टेबल है, इस कारण से ऐसा. Mn3+ नहीं है भाई. Mn3+ तो 3D4 है, कहां से स्टेबल होगा? और 3D3 भी उतना स्टेबल नहीं होगा जितना 3D5 होगा. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है. उसके बाद the ease with which iron can oxidize as compared to similar process for either chromium or manganese metal. कहां पर है आयरन का ऑक्सीडेशन? क्रोमियम और मैग्नीज. क्रोमियम का तो 0.4 ही है. और अच्छा 0.4 can be oxidized, means it can easily accept. इसका आंसर एक बार आप लोग पढ़ के देखना क्या दिया हुआ है. नहीं क्लास 17 का बी का देखना आप लोग क्या आंसर पढ़ने में इसमें क्या मिलता है. सॉल्यूशन एक बार देख लेना इसका क्या लिखा हुआ है. क्लास
एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया हुआ, थोड़ा देखना पड़ेगा, कुछ इसमें डाउट लग रहा है। एक बात मुझे बताओ, इनमें से कौन सा कलर्ड है, ये बताओ 18th में कौन सा कलर्ड है और कौन सा नहीं है। चलो बताओ, टाइटेनियम 3+ कलर्ड होगा कि नहीं होगा? टाइटेनियम 3+ कलर्ड होगा कि नहीं होगा? सर टाइटेनियम का 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लॉस करें, अभी 19 है, 19 में एक अनपढ़ इलेक्ट्रॉन बच जाता है। देखो भाई यार तुम लोग ना मतलब भाई क्लास बातें क्यों शुरू हो गई आप लोग, ये तो फिर कर लेना, बाकी पढ़ने वाला ही खुद ही कर लेना, हो जाएगा ये। बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा तुम लोगों को कि ये तुम्हें ये सारी चीजें ऐसी हैं जो थ्योरेटिकल हैं। अब जैसे मैं आपको 20 क्वेश्चन तक लगभग लेके आया हूँ, 20 क्वेश्चन तक ऐसा कुछ भी अटपटा नहीं है। अगले 12-13 जो क्वेश्चन हैं उनमें भी ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने जो पढ़ा है अंदर वही सब है, थोड़ा याद करना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कर सकते हैं आप लोग अगर करना चाहें तो। बस मैं एक छोटी सी बात सुन लो, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्गन होता है 4s2 3d2 होता है। अगर कोई भी चीज कलर्ड रहना चाहती है तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, एटलीस्ट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आपको पता है अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो ही इलेक्ट्रॉन T2G लेवल से कहां जाएंगे बोलो? Eg लेवल में। तभी वो जब उन पे व्हाइट लाइट गिरेगी तो इस व्हाइट लाइट में से किसी एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को बोलो क्या कर देंगे, वो एब्जॉर्ब कर देंगे, बाकी को बोलो क्या कर देंगे, एमिट, ताकि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप कर जाए। ऐसा करनी है तो अनपेड का होना जरूरी है। अब मुझे तो टाइटेनियम के पास कब अनपेड नहीं होगा, टाइटेनियम के पास कब अनपेड नहीं होगा? जब +4 होगा। जब क्या होगा? +4 में देयर इज नो अनपेड, बट +3 में तो एक अनपेड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरा बताना, वेनेडियम 3+ सर है अनपेड, है अनपेड। कॉपर प्लस कोई नहीं है, 3d10 हो जाएगा ना। चलो बताना, स्कैंडियम 3+ देयर इज नो अनपेड, कोई कलर नहीं होगा। Mn2+ अनपेड है, Fe3+ है अनपेड, 5 है, 3d5 है, कॉपर 2+ अनपेड है, सब में अनपेड है, सब में अनपेड है। तो भी होगा, तो भी होना है। अरे ये 2+ पे 4s से हो जाएंगे ना, 3d में तो 7 रहेंगे। हाँ ठीक है वो चीजें, लेकिन होना वो तब भी, समझ रहे? अरे कौन कलर्ड नहीं होंगे जिनके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा? स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, वेनेडियम +5, क्रोमियम 6+, मैग्नीज +7, सबने सारे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो अनपेड नहीं है। समझ में आ रही बात? और वो कलर्ड भी नहीं। ऐसे बताना है जैसे, ओए भाई क्लास फेस शो कर रहे हो, बताना, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। पहली ट्रांजिशन सीरीज की +2 स्टेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। तो हम बोलेंगे जब हम फर्स्ट हाफ में बढ़ेंगे, कर लिया आपने ये क्वेश्चन, जब हम फर्स्ट हाफ में बढ़ेंगे तो फर्स्ट हाफ तक जाते जाते उसकी +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। +2 की स्टेबिलिटी, जब फर्स्ट हाफ में आगे बढ़ रहे होंगे तो धीरे धीरे हाफ फील्ड होगा, धीरे धीरे और हाफ फील्ड होने के बाद स्टेबिलिटी आएगी। तो पहला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये वाला तो वैसे समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कह रहे हैं एक्टिनोइड्स और लैंथेनोइड्स के बीच में आप लोग इनकी केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं इसके मतलब, अगर जनरल लिखना ही हो तो आप लोग बोल सकते हैं कि एक्टिनोइड्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4f ऑर्बिटल की वजह से, सॉरी लैंथेनोइड्स का, और एक्टिनोइड्स का किसके बोलो 5f की वजह से। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट की बात करोगे तो लैंथेनोइड की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 है, हालांकि वो +2 +3 +4 भी दिखाता है, और एक्टिनोइड्स के अंदर तो +2 +3 +4 +5 +6 मतलब मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है एक्टिनोइड्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एटॉमिक आयनिक साइज की बात करोगे, ऑब्वियस सी बात है एक्टिनोइड्स जो है वो साइज में थोड़े से बड़े होंगे एज कंपेयर टू लैंथेनोइड्स। ठीक है, केमिकल एक्टिविटी की बात करेंगे तो क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखा रहा है? एक्टिनोइड्स। कौन दिखा रहा है? ज्यादा एक्टिविटी कौन होगा? मुश्किल है? अरे नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ, सिंपल है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद यार देखो ये से डिस्प्रपोर्शनेशन है। डिस्प्रपोर्शनेशन पता है आपको कौन सी रिएक्शन होती है? ऐसी रिएक्शंस में सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और सेम एलिमेंट ही बोलो क्या होता है? रिड्यूस होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये पढ़ा हो, सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड सेम एलिमेंट गेट रिड्यूस, उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर मुझे थोड़ा सा याद आ रहा हो ना, नहीं कैंडिजारो छोड़ो भाई, कैंडिजारो लिख जाएगा इसमें। तुम्हें याद है तुमने पोटेशियम परमैंगनेट को हीट किया था, करा था हीट? क्या है था आशीष? पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करने पे जिस चीज से मिलके बना हुआ है, एक तो परमैंगनेट से बना हुआ है, सॉरी मैग्नेट से बना हुआ है, मैग्नेट आएगा, MnO2 आएगा,
O2 आएगा। जरा स्टेट्स मुझे बताना है, इसकी स्टेट कितनी है? +7, इसकी कितनी है बोलो? +6, इसकी कितनी है? ये तो रिड्यूस हुआ सारा का सारा। मतलब कोई ऐसी रिएक्शन आपको देखनी पड़ेगी जिसमें क्या हुआ होगा, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और सेम एलिमेंट रिड्यूस। इसमें दिया हुआ है एक जगह पर ना एग्जांपल है, उस रिएक्शन को आप लोग याद कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा डिस्प्रोपोर्शन। ये रिएक्शन पहले +6 है, अरे रोमन नंबर मत लिख के आना, तुम ऐसे लिख देना, ठीक है? कहीं सोचो इतने क्या बात है। +6 स्टेट है, एसिड से रिएक्ट करा। अरे यार ये भी तो तुमने पढ़ा हुआ है, मुझे बताना मैग्नेट आयन में जब एसिड डालोगे, नहीं पढ़ा हुआ? पर मैग्नेट बनता है। अरे मैग्नेट आयन में एसिड डालोगे, पढ़ा हुआ पर मैग्नेट बनता है? कहाँ पढ़ा? पढ़ा था प्रिपरेशन में, पढ़ लिया घर पे। और साथ में बनता है कहते हैं MnO2 प्लस में H2O। मुझे बताना जरा इसकी स्टेट कितनी है? सब बच्चे बोला +6। इसकी स्टेट देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? When the same element get oxidized and the same element get reduced, वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही बोलो क्या हो रहा है? रिड्यूस। जनरली होता क्या है, ये ऑक्सीडाइज हुआ, वो रिड्यूस हुआ, दूसरी वाली चीज। अरे यार जैसे रिएक्शंस कर रहे थे आप लोग, याद है? आयरन 2 प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा था, मैग्नीज MnO4 माइनस रिड्यूस हो रहा था। तो एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, एक रिड्यूस, तो वो अलग चीज है, वो नहीं है, वो तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। बट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का एक स्पेशल पार्ट है, जो सेम एलिमेंट क्या होता है ऑक्सीडाइज और सेम एलिमेंट क्या होता है रिड्यूस। तो उसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट नो, मुझे लगता है हो जाएंगे वापस। कोई लगता है नहीं, क्वेश्चंस आप बताओ ना, कहाँ मुश्किल है इसका आंसर करने के बाद। चलो मैं कह रहा हूँ कि सारी बात छोड़ो, तुम्हें मान लो जनरली क्वेश्चन आया था, कह रहा ऑफ द D4 स्पीशीज Cr2+ is strongly reducing while Mn3+ is strongly oxidizing। क्या कारण है? सोच के मुझे बता सकते हो एक बार, थोड़ा कॉपी पेन से कुछ करके बता सकते हो इसको? करना एक बार, पेन ब्लैक बोर्ड। Cr2+ क्यों strongly reducing है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और Mn3+, सिंपल, दूसरों से लॉस करवाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सुन लो भाई, देखो भाई, जो बच्चे थोड़ा ध्यान से सुन रहे थे उनको तो आ गया समझ में, बाकी अभी भी ऐसे सोच रहे हैं पता नहीं क्या बात होगी। कहीं ना कहीं देखो पता है क्या है, चीजें आप लोगों को ढंग से नहीं समझते हो ना, तो पेपर मुश्किल बनने पर आप लोग और दिक्कत में आते हैं। इजी बन जाए ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने चीजें समझी नहीं है ना, और उन्होंने बना दिया है कुछ एप्लीकेशन बेस, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्रोमियम 2+, मैग्नीज 3+, जिसने समझ लिया इसको अच्छे से, वो दूसरा आयन बना के देगा, उसको भी कैच कर लेगा कि हाँ उसमें ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट लगेगा। समझ रहे बात को? नहीं तो बाकी बच्चा से इंतजार करेगा कि यही आ जाए। तो मेरी बात सुनना, कह रहा है कि Cr2+ स्ट्रांगली रिड्यूसिंग क्यों है? तुम खुद बताओ, Cr का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 24 एटॉमिक नंबर होता है, 4s1 मान के चलो। और मुझे बताना जरा मैग्नीज का क्या होता है? रुक जाओ भाई पीछे, हर्षित चलो बताओ। हर्षित मुझे बता 2+ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? बोल। अब मुझे बताना कोई अगर 3D4 में है, देखो मेरी बात सुनो, अगर वो बोल रहा है कि वो स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? दूसरों को रिड्यूस करने वाला। दूसरों को रिड्यूस कैसे कोई कर सकता है? जब उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, उसको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको गेन कराना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ना, उसको दे दे इलेक्ट्रॉन, खुद का क्या करते हैं बोलो? लॉस। तो आप लोग ये बोलेंगे सर ये लॉस कर सकता है बिकॉज इसकी 3+ भी स्टेबल होती है। 3+ भी, तो इसकी 3+ में क्या होता है बोलो? T2G हाफ फील्ड होता है। T2G क्या होता है? भूलिए मत, क्रोमियम का 3+ स्टेबल होता है ड्यू टू द T2G हाफ फील्ड, ड्यू टू द। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, थोड़ा ढंग से सुन लेना, क्रोमियम का जो T3 होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इट्स D5। मेरी बात समझ लीजिएगा। आपको याद है मैंने क्रोमियम में से 2 ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोली है, कौन कौन सी याद करना? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं।
क्रोमियम की दो ही स्टेट सबसे स्टेबल बोली है, एक तो पूरी +6, क्योंकि पूरी +6 पे वो ऑर्गन बन जाएगा, पूरी +6 पे क्या बन जाएगा, ढंग से सुन लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पूरी +6 पे ऑर्गन बन जाएगा। एक मैंने बोली उसकी एक यहां से निकले, दो यहां से निकले, मतलब कि +3, सिर्फ यही दो स्टेबल बोल रहा हूं, मतलब कि क्रोमियम सिर्फ दो जगहों पर स्टेबल है। बोलो कौन कौन सी जगहों पर, बोलो। एक तो जब पूरा खाली हो जाएगा, एक है T2G है, T2G हाफ फील्ड वाला, T2G मतलब इसका D5 उतना स्टेबल नहीं है जितना इसका D3 स्टेबल है, जितना इसका मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुन लो। क्या क्रोमियम का मैंने +1 स्टेबल बोला आप लोगों को? नहीं बोला। +1 पे स्टेबलाइज नहीं होता, मतलब क्रोमियम की ही एक, क्रोमियम के केस में ही ऐसा है कि उसका D3 उसके D5 से भी ज्यादा स्टेबल है, उसका D3 उसके तो भैया ध्यान रखना, क्रोमियम अपनी 2+ से कौन सी स्टेट में जाना चाहेगा, 3+, क्योंकि वो वहां जाके अपने आप को बोलो क्या बनाएगा, T2G हाफ फील्ड। हरामी का बात समझ आ रही है? मतलब 2+ से 3+ आने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना, इलेक्ट्रॉन, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, मतलब सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है, सामने वाले को। लेकिन तुम एक बार मैग्नीज को पकड़ना, कह रहा मैग्नीज 3+ ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, मैग्नीज 3+, तो मुझे बताना मैग्नीज 3+ सब बच्चे तो क्या होगा, ध्यान दो, करेक्ट, 3+ का मतलब होगा 3D4। अब मुझे बताना क्या मैग्नीज 3+ का ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट कौन सा होता है, +2। अरे इसका ज्यादा स्टेबल +2 होता है, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले ले तो अपने आप को 3D4 से क्या बनाना चाहेगा, 3D5, 3D, मतलब कि सर ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए सामने वाले से लॉस करेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, इसलिए रिड्यूसिंग बिहेव कर रहा है। और मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, जब वो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि ये रिड्यूसिंग क्यों, ये ऑक्सीडाइजिंग क्यों, सीधा उसी के अकॉर्डिंग आंसर करो ना, कि ये रिड्यूसिंग इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और वो वाला ऑक्सीडाइजिंग क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन करेगा तभी तो दूसरे में से लॉस करवाएगा। तुम मेरे को लग रहा है एक बंदा आज तक समझ नहीं पाया कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग क्या है, समझ रहे हो बात को? अरे भैया ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करवाना पड़ेगा, नाम की बात समझा रही, लॉस करवाना पड़ेगा, मतलब खुद गेन करना पड़ेगा। जो खुद गेन कर रहा है वो दूसरों को बोलो क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज, और जो खुद लॉस कर रहा है वो दूसरों को बोलो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर। तो ये लॉस करके फायदा है इसको, क्योंकि ये क्या बनाएगा, अपनी 3+ स्टेट बनाएगा क्रोमियम, क्रोमियम 2+ अपनी 3+ में जाएगा, मतलब T2G हाफ फील्ड करवाएगा, इसलिए कर देता है वो लॉस। लेकिन ये लॉस करके अपने आप को 4+ नहीं बनाएगा भाई, ये अपने आप को गेन करके क्या बनाएगा, बोलो 2+, क्योंकि इसका 3D5 स्टेबल होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैग्नीज 3D5 पे स्टेबल होता है, बट क्रोमियम 3D5 पे नहीं, किस पे स्टेबल होता है, 3D3 पे। जिसको ये बात समझ में आ गई वो समझ जाएगा क्यों ये अपनी 3+ में जा रहा है और क्यों अपनी 2+ में आ रहा है। समझ आया कि नहीं आया? और ये चीज कहां समझ में आएगी, जिसको ऑक्सीजन स्टेट टेबल याद होगा ना, उसको पता है बच्चे को कि मैग्नीज का +2 स्टेबल होता है और मैग्नीज का +7 स्टेबल होता है। या तो सातों लॉस करता है, या तो सातों लॉस करता है, या 2 लॉस करता है, या तो सातों लॉस करके ऑर्गन बनाएगा, या 2 लॉस करके 3D5 बनाएगा। लेकिन क्रोमियम का भी याद करेगा उस बच्चे ने, या तो 6 के 6 लॉस करता है या 3 लॉस करता है, या तो 6 के 6 या 3। तो बच्चे के 3 क्यों करता है, 3 इसलिए करता है कि 3D3 बन जाएगा, T2G बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो जिस बच्चे को ये पता है कि क्रोमियम का 3+ स्टेबल होता है, वो बोलेगा सर 2+ 3+ में आएगा। और जिसको पता है कि मैग्नीज का 2+ स्टेबल होता है तो वो कहेगा 3+ से 2+ में आएगा सर, तो ये 2+ में जाएगा, ये 2+ से 3+ में जाएगा। समझ ही नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, मुश्किल नहीं है भाई, जैसा बोले वैसा कर देना बस। अब जरा इसका आंसर करना, कॉपर 2+ इज स्टेबल इन द एक्वस सॉल्यूशन बट इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएजेंट इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। देखो एक्वस सॉल्यूशन में तो हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला ही कांसेप्ट है, ठीक है, बट रिएजेंट से कंबाइन होते वक्त कहते हैं कि कॉपर +1 स्टेट जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, तो बस इसलिए वो ऐसा होता है, बस सिंपल आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। कुछ नहीं है, एक्वस मीडियम में कॉपर 2+ स्टेबल क्यों होता है, आपको पता है उसकी नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बस कॉम्प्लेक्स से मिलते वक्त वो क्या बन जाता है, कॉपर प्लस बन जाता है। इसके आंसर हाँ, कोबाल्ट का भी देखो सब, अरे कॉपर कोबाल्ट में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। कोबाल्ट वाला भी जो आप लोग बोलेंगे ना, देखो इसका आंसर वैसे ही रहेगा, कॉपर 2+ एक्वस में स्टेबल रहेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। कोई भी चीज अगर एक्वस मीडियम में स्टेबल है तो आप लोग बोलोगे हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। और सेकंड चीज ये है, देखो आप लोग मुझे बस एक बात बताओ, तुमने जितने भी कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे, आपकी स्टेट क्या आती थी, +3 ना। तो कॉम्प्लेक्सेस से कंबाइन होते वक्त वो अपनी कौन सी स्टेट में रहता है, +3 स्टेट में रहता है। आंसर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा। मुझे बताना, द D1 कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयंस। D1 कॉन्फ़िगरेशन बहुत अनस्टेबल है, तो बताएगा इसका क्या कारण हो सकता है। D1 नहीं, आप क्या बोलेंगे, देखो एक सिंपल, D1 का क्या मतलब हो गया, सिर्फ अगर एक लॉस कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा, सिर्फ एक लॉस कर देगा तो, इसलिए D1 कभी भी स्टेबल नहीं है। समझे नहीं क्या बोला मैंने, करेंगे क्या बात है, दोबारा चलो। D1, हाँ यही रीजन है इसका,
D1 क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि अगर D1 है तो वो चाहेगा कि मैं बस एक लॉस करूं और बिल्कुल क्या हो जाऊं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लूं। क्या करना बोलो? नोबल गैस। तो वो एक को क्यों रोकेगा? इसलिए D1 कभी भी उतना स्टेबलाइज नहीं है। D3 है क्योंकि T2G हाफ फील्ड हो सकता है, D5 है हाफ फील्ड है, D10 है भाई। लेकिन D1 क्यों नहीं है? क्योंकि D1 में बस उसको मात्र कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, एक, और वो क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा। इसलिए D1 बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। वो D1 कभी रखना ही नहीं चाहता, जल्दी से उसको भी लॉस करके क्या बनाना चाहता है, अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जरा बताना इसका आंसर। कौन सा मेटल है पहली सीरीज में जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिलता है? बता दो भाई। +1 में कौन मिलता है? कॉपर मिलता है। कौन मिलता है बोलो? क्यों मिलता है? क्योंकि सर 3D10 कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बोलो? लेकिन अगर एक्वस मीडियम है तो कॉपर प्लस से भी ज्यादा स्टेबल कौन है? कॉपर 2+। सब तो पढ़ा दिया यार। अब वो बोल रहा है आप लोगों को, बताओ ए कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये क्वेश्चन कराने लायक है? बताओ Mn3+ में कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? बताना जरा एक बार। Mn3+ में कितने होंगे? क्या कराने लायक है? 3+ में 4 होंगे भाई। क्यों? Mn में क्या कॉन्फ़िगरेशन है नाजिया? Mn में क्या कॉन्फ़िगरेशन है सर? ये निकालो एक बार 3 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से, 1 वहां से, 3d4 बन गया। कितने इलेक्ट्रॉन का? 4। ऐसे ही बाकी का क्रोमियम का पूछ रहा है, वेनेडियम का पूछ रहा है, टाइटेनियम का पूछ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा। पक्की बात है, हो जाएगा। अच्छा, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में? को बता सकता है? सर जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा इनमें कौन होगा बेसिकली? टाइटेनियम का 3+ नहीं, उससे पहले कौन आता है? टाइटेनियम आता है। तो टाइटेनियम का 3+, जो सबसे स्मॉलर होगा साइज के अंदर, उतना ही ज्यादा स्टेबल। नहीं बल्ले पड़ रहा? अरे क्या हो गया भाई, समझ नहीं आ रहा? नहीं आया कनिष्का? क्लियर है? ओके। इसमें टाइटेनियम, सेकंड टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। साइज लेफ्ट से राइट जाते हुए छोटा होगा। भाई इधर भाई थोड़ा गलत समझ रहे हैं। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज विल डिक्रीज ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नहीं आ रहा याद? आशीष लेफ्ट से राइट जाओगे, वंशिका लेफ्ट से राइट किसी भी पीरियड में जाते हैं साइज डिक्रीज करता है। ऐसा नहीं पढ़ा 11th क्लास में आप लोगों ने? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं सबसे छोटा इनमें मैग्नीज होना चाहिए, तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा एक्वस मीडियम। तो एक बार इसका देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग इसका मैग्नीज होना चाहिए, मैग्नीज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात सुनो, मोटा मोटा दिखा देता हूँ। अरे क्लास, जैसे मुझे बताना इसकी रिएक्शन बताओ, इसकी रिएक्शन बताओ। K2Cr2O7 फ्रॉम द क्रोमाइटोर। बताओ K2Cr2O7 कैसे ऑब्टेन करोगे क्रोमाइटोर से? अरे प्रिपरेशन है K2Cr2O7 की, किससे बोलो? आयरन की क्रोमाइटोर से। FeCr2O4 प्लस में Na2CO3 प्लस में O2, पोटेशियम क्रोमेट, एसिड डालोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, फिर KCl डालोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। नहीं आ रहा यार? ये बताओ। चलो ये ठीक है, तुम्हें मिल गया, बढ़िया। तुम्हें पेपर में आता, तुम लोग टेंशन में आए थे। KMnO4 बना पायरोलुसाइड और से। ये पायरोलुसाइड और कुछ नहीं है, आपको MnO2 को ही बोल रहा है। MnO2 KOH प्लस O2 को रिएक्ट करा दो। KMnO4 का प्रिपरेशन है, इसको पायरोलुसाइड और बोलते हैं। बस इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते, कुछ नहीं है। अरे यही रिएक्शन करनी जो पड़ी हुई है मैग्नीज ऑक्साइड की, और कोई यहाँ पर ये बोल रहा है। हाँ बोलो।